नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 432 करोड़ रुपए की से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 नगर पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मदरसा नगर पंचायत का नाम अब भारत नगर और भारत कुंड होगा, जो भगवान श्री राम के छोटे भाई भारत के सम्मान में रखा जा रहा है। वही खिरौनी सोहावाल नगर पंचायत का नाम बदलकर मां ज्वाला देवी नगर पंचायत किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के साथ साथ प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका ये उत्साह और विषम परिस्थितियों में जूझने का जज्बा, यही तो अयोध्या की पहचान है। और इसी जज्बे के बल पर स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान ने राजनीति की एक ऊंचाई प्राप्त की थी। संघर्ष के बल पर वे आगे बढ़े थे। एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने विकास के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षाई विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज बहनों और भाइयों, वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अपनी एक विरासत डॉक्टर अमित सिंह चौहान के नाम पर हम सबको यहां पर सौंपे हैं, और जो बीकापुर के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपनी पूज्य माता के सानिध्य में वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो यहां की हर समस्या हमारे सामने आती है, उसका समाधान होता है, और उस समाधान के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझसे यहां पर नगर पंचायत खिरौनी सुचितागंज, एक ग्राम पंचायत से नगर पंचायत उन्होंने बनवाई थी। बहनों और भाइयों, उन्होंने अभी मांग की है कि इसका नामकरण मां ज्वाला जी के नाम पर हो जाए। तो मैं कहता हूं कि इसके नाम पे मां ज्वाला माई के नाम पर ही होगा। ये मां ज्वाला जी के ही नाम पर अब इस नगर पंचायत जानी जाएगी। ऐसे ही पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है, भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था। यही असली चरित्र है इन लोगों का। अब भदरसा नहीं होगा, वो भरत नगर भरत कुंड होगा। भाई भाई के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए व्यक्त की है। और 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रह करके उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थी। बहनों और भाइयों, भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरत नगर भरत कुंड के नाम पर जाना जाएगा।
व नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल और सुचितागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को, इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि जो लोग पहले सनातन धर्म और धार्मिक आस्था और परंपराओं पर सवाल उठाते रहे, वे आज भगवान राम और आस्था की बात कर रहे हैं। मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास सनातन धर्म और धार्मिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने का रहा है, और उन्होंने कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है और ऐसे मुद्दों पर विपक्ष की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई देता है। नहीं, मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता। आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद हूँ। आज वो लोगों के मुंह से मैं भगवान राम का नाम सुन रहा हूँ, सनातन का नाम सुन रहा हूँ, धर्म और आस्था के शब्दों को सुन रहा हूँ, जिनका पूरा इतिहास धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करते हुए, उसे खंड खंड करते हुए, जिनके ऊपर आरोप नहीं रहा बल्कि यह स्थापित रहा कि जिनके हाथ प्रभु श्री राम के स्थल अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सने रहे हों, जिनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और आस्था पर लगातार प्रहार करने का रहा हो, जो अभी 1 माह पहले आस्था, सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यप्रद टिप्पणी करते हों, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, देश जागरूक है। देश के 100 करोड़ सनातनियों को, धर्म के मानने वाले लोगों को उनकी आस्था से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। एक घटना घटी और मैंने कई मौके पर कहा कि हम जिस घर में रहते हैं, हम जो एक छोटी सी दुकान भी संचालित करते हैं व्यवसाय के रूप में, गड़बड़ियाँ वहाँ भी हो सकती हैं। सवाल इसका नहीं है कि गड़बड़ी हुई, सवाल उससे बड़ा है कि उस गड़बड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड रहा। जिन लोगों ने कहीं हमारे आस्था के उस मंदिर पर, हमारे भक्तों के चढ़ावे पर कुछ कपट करने का काम किया, आज उसकी वो कड़ी सजा भुगत रहे हैं, वो जेल के शिकंजे के पीछे। सरकार सख्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। हास्यप्रद बात यह है कि ये कलजुगी मारीच, खाल दूसरी शरीर दूसरा। वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, उसमें आस्था नहीं है, उसमें भावना नहीं है, बल्कि हमारी आस्था को कमज़ोर करने के लिए वो लोग जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारी धार्मिक भावनाओं का हर पल आहत करने का काम किया हो, उनके मुंह से भगवान राम का नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। लोग अच्छे से इस बात को जानते भी हैं। उन्होंने कहा कि सनातनी बहुत दुखी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी और एससीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता है और उन्होंने कई बार उन्हें एनडीए में शामिल होने का सुझाव दिया था। आठवले ने दावा किया था कि यदि शरद पवार वर्ष 2014 में एनडीए में शामिल हो गए होते
तो उनके राष्ट्रपति बनने की भी संभावना थी। और उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भी शरद पवार एनडीए में आ सकते हैं। और आठवले ने कहा है कि इसी संदर्भ में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की होगी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है और इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि यदि शरद पवार एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। कि शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने नेता है, लेकिन उन्होंने एनडीए में आने के लिए अनेक बार साफ नकार दिया था। लेकिन अगर अनेक बार मैंने ऑफर दिया था, मैंने बात किया था कि भाई शरद पवार जी ने एनडीए में आना चाहिए, पर शरद पवार जी 2014 में अगर एनडीए में आते थे तो शायद शरद पवार जी देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे। लेकिन शरद पवार जी आए नहीं। हमने उनको बताया था कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी ऐसे सब लोग एनडीए में आए थे, लेकिन पवार साहब ने नकार दिया था। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं और उनकी बात क्या हुए मालूम नहीं है। लेकिन शरद पवार साहब अगर एनडीए में आते हैं तो उनका तो स्वागत ही है। नहीं सर, यहाँ पर शरद पवार श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बसपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां पूरा विरोध पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध बढ़ने के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने समर्थकों को जंतर मंतर पर धारने के लिए जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि बसपा इसी कथित साजिश को सफल नहीं होने देगी और इसका डटकर मुकाबला करेगी। इनको हुर्रियत वालों को, जो गद्दार है इस देश के, जिन्होंने 30 साल तक जम्मू कश्मीर को जलाया, टेर गैस, हड़ताल, कैलेंडर, प्रोटेस्ट, इतने लोगों को इन्होंने मरवाया और उनको इन्होंने इनविटेशन दी कि आप जंतर मंतर पे जाइए। बेसिकली ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान की डायरेक्शन पे हो रहा है। पीओके में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जबरदस्त तहरीक चल रही है, उनको खैर छोड़ दो, और पाकिस्तान की ही डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर सेपरेटिस्ट को जमा करके जंतर मंतर पे धरना देना चाहती है, ताकि दुनिया को बता दे कि उस पार्ट में जो हमारा पार्ट है, जो नाजायज कब्जे में पाकिस्तान के हैं, वहां लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और यहां हम हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े। ये एक वो बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। हम इसको नाकाम करें और भारतीय जनता पार्टी कातिलों के साथ, हुर्रियत वालों के साथ और दहशतगर्दों के साथ बैठने वाली नहीं है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर के दौरान अवैध तरीके से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत बसपा पहले ही कर चुकी है। और शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर ऐसे लोगों को वैध निवासी बनाने की कोशिश कर रही है जो दूसरे राज्यों से आकर कर्नाटक में रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बसपा इस मुद्दे पर विरोध कर रही है और आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के अधिकारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। कर्नाटक में एसआईआर चल रहे हैं। एसआईआर में पूरा का पूरा इलीगल एनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। मस्जिद में बैठ के, मदरसा में बैठ के, स्कूल में बैठ के बच्चे उसको फिलअप कर रहे हैं। ऐसे हम कंप्लेंट दिया था। उसका बीच में एक राज्य सरकार परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड सर्टिफिकेट देने का एक
ऑफिशियली ऑर्डर निकाला। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, कर्नाटका में लाखों लोग वेस्ट बंगाल से, बिहार से किसको भगाया, वो कर्नाटका आया। बहुत सारे जगह में मैं खुद गई, उसको देखी, वो किधर से आए है उसका पता किया, कंप्लेंट दिया। अभी वही लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये सरकार दे रहे हैं। राज्य सरकार का एक ही उद्देश्य है, इलीगल लोगों को लीगलाइज करे, कानूनी करे। इसलिए इसको हम विरोध कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। एक छोटा ऑफिसर पीआरसी का सर्टिफिकेट देने वाला है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। कल हमको मैसूर में एक उदाहरण मिला, एनुमरेशन फॉर्म लेने के लिए, देने के लिए भी 50 रुपए 100 रुपए दे रहे हैं। रिकॉर्डेड है, हमारे पास वीडियो है। ऐसे ही परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट देने के लिए भी पैसा लेके नहीं करते, कौन गारंटी देने वाले हैं? एटलीस्ट इसका अधिकार डीसी को देना था। एंड ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में सिटीजनशिप देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इमिग्रेशन का अधिकार केंद्र सरकार का है। दिल्ली में बसपा सांसद अशोक मित्तल ने पुरुषों के अधिकारों को लेकर कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों दोनों की अपनी अपनी समस्याएं रही है। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए समय समय पर सरकारों ने कई कानून बनाए हैं और उन्होंने कहा है कि बदलते सामाजिक परिवेश में पुरुष भी विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं और लेकिन उनके लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। अशोक मित्तल ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा संसद में उठाते हुए पुरुषों से जुड़े मामलों के लिए भी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की है। देखिए, जो हमारा समाज है वो मैन वुमेन, स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बना है और दोनों की अपने अपने तरीके से समस्याएं रहती हैं। हमारे सदियों से हमारी जो वुमेन है, पूरी स्त्रियां, वो सफर रही हैं। दहेज के नाम पर उनको सफर किया गया, सती प्रथा के नाम पे उनको जिंदा जला दिया गया और बहुत सी समस्याएं जो उन्होंने सही हैं। और उन सबको देखते हुए सरकारों ने समय समय पर कदम उठाए और अल्टीमेटली वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होद में आया। इसी तरीके से आज के टाइम में जबकि सामाजिक रीति रिवाज बदल रहे हैं, सामाजिक संरचना बदल रही है, तो जो मैन है, पुरुष है, वो भी कहीं ना कहीं सफर करते हैं। उनकी उस सफरिंग्स को दूर करने के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे कि वुमेन के केस में है। तो मैंने पार्लियामेंट में यही मांग रखी है कि हमें वुमेन को प्रोटेक्शन दी, जो कि देनी चाहिए थी हमें, वो सही कदम था। लेकिन यही एक सही कदम हमें पुरुष के लिए भी, मैन के लिए भी उठाने की अब जरूरत है। अब आप देखिए जो पूना में केतन के साथ हुआ, कितना दुखदायी है, कितना हृदय विदारक है। आगरा में, पटना में आयोजित एनडीए की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू सांसद नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए पर भरोसा जताया था और नीरज कुमार ने कहा है कि पद छोड़कर नीतीश कुमार ने एक मिसाल पेश की जिसकी चर्चा आम कार्यकर्ताओं के बीच हुई और उन्होंने कहा है कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार की मौजूदगी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार 7 निश्चय पाठ 3 के रोडमैप पर भी आगे काम करेगी। आज का दिन
बहुत ही शुभ दिन है। इस दिशा में शुभ दिन है कि बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, एनडीए पर भरोसा किया। पद त्याग की मिसाल नीतीश कुमार जी ने कायम किया। तो आम कार्यकर्ताओं के बीच यह विमर्श का विषय बना कि नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया तो बिहार के भविष्य का क्या होगा। तो नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किया था कि मैं हूं ना, तो आज उनकी उपस्थिति एक अन्य मार्ग में एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और 7 निश्चय 3 जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था, उस रोड मैप पर सरकार काम कर रही है। तो माननीय मंत्रीगण और जिला अध्यक्ष, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता ही, चाहे वह बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, वह उन्हीं की सक्रिय भूमिका रहती है, उन्हीं के आशीर्वाद से, स्नेह से सत्ता प्राप्त करते हैं। तो कार्यकर्ता और सरकार में संवाद और नेतृत्व का निर्देश और नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी का, ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को संबल देगा और सरकारी योजनाओं। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि उनके पास संबंधित संसाधनों की कोई सूची है तो वे उनसे मिलकर सूची लेंगे और उन संसदों से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने का आग्रह करेंगे। उदय सामंत ने दावा किया है कि यह उनके हित में होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब कांग्रेस की बात कोई नहीं सुनता और लगातार चुनावी हार के कारण पार्टी हताशा में इस तरह के बयान दे रही है। अगर ये इन्फॉर्मेशन माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब को है तो मैं लीड करके उनको जाके मिलूंगा। वो यादी उनसे मेरे पास लेने के बाद मैं खुद जो कोई वो 6-7 एमपीज है उनको जाके विनती करूंगा कि आप एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम करें, इसमें ही आपका भला है। सर, राम मंदिर लॉ को लेकर जो है आज आरएसएस भी बैठक लेने वाला है और कांग्रेस जो है लगातार जो है एनडीए सरकार पर निशाना साध रही है कि जो है बिग क्रोकोडाइल को छुपाने की कोशिश। नहीं, अभी कांग्रेस का कोई सुनता भी नहीं है। कांग्रेस की हर जगह हार हो रही है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब बात आगे आ रही है। सर, संजय राउत ने जो ट्वीट किया है, महाराष्ट्र को एक स्वस्थ मुख्यमंत्री की जरूरत है, सुशिक्षित मुख्यमंत्री। नहीं, उनको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, सुनीत्रा बहनी के नेतृत्व में अच्छी तरह से महाराष्ट्र आगे जा रहा है। चलो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि राजधानी के सभी CM-3 स्कूलों में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को जल संरक्षण, जलवायु संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का व्यवहारिक ज्ञान देना समय की आवश्यकता है। आशीष सूद ने कहा है कि शिक्षा केवल किताबों पर सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने, हमारे मंत्रालय ने दिल्ली के सभी 1000 स्कूल्स को जीरो वेस्ट कैंपस बनाने का प्रण लिया है। हमने दिल्ली के सभी हेड ऑफ द स्कूल्स के साथ मीटिंग में इस प्रकार का एक टारगेट उनके साथ तय किया है। उसी के एक हिस्से में आज मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति में एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें दिल्ली सरकार, IGL का CSR और एहसास नाम की एक संस्था मिलकर दिल्ली के सभी 75 CM-3 स्कूलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सुसज्जित करेंगे। हमारे बच्चों को सस्टेनेबल डेवलप। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम भारत।